हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों क्लास में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आपका जो कंसेप्ट है बायोटेक्नोलॉजी का वो पूरी तरह क्लियर हो जाए। क्योंकि आज हम जो इस वीडियो में जानेंगे वो बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे हम लोग कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए हम लोग बिना डिले करते हुए इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलिए जी। तो बच्चों देखिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि पिछले क्लास में हमने रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया था। तो हमने आपको बताया था कि जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है वो करता क्या है, तो डीएनए के टुकड़े को काटता है, जो कि डीएनए के टुकड़े को एक विशिष्ट स्थान से काटता है। यहां तक हमने डिस्कस किया था। और हमने आपको यह भी बताया था कि जो हिंड डी2 है वो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है। अब यहां पे एक बात आती है, क्या इसके अलावे और भी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस बने हैं या रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को खोजा गया है? तो हाँ बिल्कुल, इसके अलावे भी और भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को खोजे गए हैं। तो देखिए बच्चों, आप समझिएगा, लगभग 900 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की खोज की गई है। और कितने में से, यानी कि 230 बैक्टीरिया के स्ट्रेन से, 230 बैक्टीरिया के स्ट्रेन से लगभग कितने 900 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस और खोजा गया है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात थी। अब देखिएगा, अब इसके बाद एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वह है कि ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होता है। इसे हम पैलिंड्रोम डीएनए सीक्वेंस भी कह सकते हैं। तो ये पैलिंड्रोम डीएनए सीक्वेंस आखिर होता क्या है, तो चलिए समझिएगा। हम यहां पे आपको बता रहे हैं, देखिए जैसा कि हम यहां पे लिखे हैं MALYALAM। तो बच्चों देखिए, यहां पे हमने लिखा है मलयालम। क्या लिखा है? मलयालम। तो यहां पे देखिए, अगर हम इस साइड से पढ़ेंगे, क्या करते हैं, अगर हम इस साइड से पढ़ते हैं तो भी MALA, ठीक है, मलयालम ही होगा। ठीक है, अगर हम इस साइड से पढ़ते हैं तो इधर से भी क्या हो जाएगा, मलयालम होगा। यानी कि यहां पे हम देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ से, या अगर हम ऐसे पढ़ें या ऐसे पढ़े, दोनों तरफ से क्या है तो सेम अर्थ है। यानी कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है बच्चों, वो क्या हो रहा है कि एकदम सेम हो रहा है। तो वैसे वर्ड्स या वैसे वर्ड सीक्वेंस जिसको दोनों तरफ से पढ़ने पर क्या हो, सेम उच्चारण उत्पन्न हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कि ये हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एक और बात देखिए, एक और एग्जांपल, जैसे कि मान लेते हैं हमने लिखा है NAYAN, नयन लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? नयन लिखा है। तो आप यहाँ पे देखिए, इधर से भी पढ़ेंगे NAYAN, इधर भी NAYAN, यानी कि इस साइड से पढ़ेंगे तो भी नयन ही होगा, इस साइड से पढ़ेंगे तो भी नयन ही होगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पैलिंड्रोम सीक्वेंस कर सकते हैं। तो आप इसके डिफिनेशन को लिख सकते हैं। बहुत ही आसान सा डिफिनेशन है कि वर्ड का वैसा सीक्वेंस, वर्ड्स का वैसा सीक्वेंस जिसे उल्टा सीधा एक समान, उल्टा सीधा एक जैसा पढ़ा जा सकता है। एक समान पढ़ा जा सकता है।
उसे हम पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं। पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं। तो ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस है। लेकिन अगर हम न्यूक्लियोटाइड के प्रक्षेप में, यानी कि अगर हम न्यूक्लियोटाइड के रूप में अगर बेस सीक्वेंस को देख रहे हैं या कहें तो पैलिंड्रोम सीक्वेंस को देख रहे हैं तो कैसे होगा। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए जी ए ए टी टी सी, इधर से भी ए ए टी टी सी। तो एक बात समझिए, हमने क्या लिखा GATTC। अगर हम यहां पे कर देते हैं 3' और यहां पे 5', ठीक है, यहां पे कर दें 5' और यहां पे कर दें 3'। तो आप एक बात जानिए, जब हम इधर से पढ़ेंगे तो भी GATTC पढ़ेंगे, जब हम इधर से पढ़ेंगे तो भी GATTC पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो बेस सीक्वेंस का ये न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस बन रही है उसमें हम उल्टा सीधा एक समान पढ़ पा रहे हैं। जब उल्टा सीधा एक समान पढ़ पा रहे हैं तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहेंगे। या अगर डीएनए के टर्म में है तो इसको क्या बोलेंगे, डीएनए पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहेंगे। और आपको पता होनी चाहिए कि जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है वो हमेशा पैलिंड्रोम सीक्वेंस को ही काटता है। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस पैलिंड्रोम सीक्वेंस को ही काटता है। किसको काटेगा, तो जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है वो क्या करता है, हमेशा पैलिंड्रोम सीक्वेंस को ही काटता है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे है जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो समझिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है उसने क्या किया है, तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस ने डीएनए को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। डीएनए के बहुत छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया है। अब क्या हुआ, बहुत सारे टुकड़े बट गए, कुछ छोटे हैं तो कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। लेकिन यहाँ पे बात ऐसा नहीं बनने वाली है। अब हमें क्या करनी है, तो इन टुकड़ों को हमको अलग करनी है, इसके अनुसार, साइज के अनुसार। यानी जो बड़े टुकड़े उसको अलग करनी है, छोटे टुकड़े को भी अलग करनी है। अब बड़े टुकड़े और छोटे टुकड़े को दोनों को अलग अलग करनी है, उसके लिए हमें एक टेक्निक का सहारा लेना होता है। और वो जो टेक्निक है वो होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। या एक और टेक्निक होता है जिसमें बाय वेट हम लोग क्या करते हैं, तो डीएनए को अलग कर लेते हैं या कोई भी कंपोनेंट को अलग करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। बट यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमको सेंट्रीफ्यूगेशन का सहारा नहीं लेना है, यहाँ पर हम लेने वाले हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें तो बहुत आसान डिफिनीशन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। देखिएगा, वैसी तकनीक जिसके द्वारा डीएनए के खंडों को साइज या लेंथ के अनुसार, साइज या लेंथ के
अनुसार, लेंथ के अनुसार अलग किया जा सकता है। तो जो यहाँ पे क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, तो ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम क्या करते हैं, तो डीएनए के खंडों को साइज या लेंथ के अनुसार अलग कर सकते हैं। ठीक है, एक और बात ध्यान दीजिएगा, इसमें जो डीएनए के जो टुकड़े होते हैं उसको अलग करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लेना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से ही हम डीएनए के टुकड़े को अलग करते हैं। इस बात को हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल ये डेफिनेशन क्लियर कर लेंगे आप कि वैसा तकनीक जिसके द्वारा डीएनए के खंडों को साइज और लेंथ के अनुसार हम अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, आई मीन अलग अलग कर देते हैं, उसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है कि इस तकनीक को विकसित किसने किया था। तो अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये जो तकनीक है, इस तकनीक को विकसित करने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है, देखिएगा, टी टिसेलियस। टी नहीं, ए टिसेलियस। ये जो ए टिसेलियस जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1937 ईस्वी में इस तकनीक का खोज किया था। अब ये तकनीक रिकॉम्बिनेंट डीएनए के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि क्या कर देता है, या लेंथ के अनुसार डीएनए के टुकड़े को अलग अलग हिस्सों में बांट देता है। ठीक है, यही इसलिए यहाँ पे क्या होता है, हम लोग इस तकनीक का यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है, इस तकनीक में हम किस जेल का यूज करते हैं, किस मैट्रिक्स का यूज करते हैं, तो उस मैट्रिक्स के बारे में अब हम जान लेते हैं। देखिएगा, एक और बात जानिए। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल कौन सा यूज करते हैं उसको भी देखेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम केवल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करेंगे तो समझिए इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। तो एक तकनीक है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स को लेंथ और साइज के अनुसार उसको अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बांट सकते हैं। जैसे कि मान लेते कोई डीएनए है, कोई आरएनए है, या कोई प्रोटीन है, इनके टुकड़े को अगर हमको बांटना है, बड़े हैं और छोटे हैं, तो साइज के अनुसार या लेंथ के अनुसार इन्हें हमको बांटना है। तो बांटने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस तकनीक का सहारा लेंगे। एक और बात जानिए, इसमें क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र का प्रभाव होता है। विद्युत क्षेत्र का प्रभाव होता है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, तो प्रभाव होती है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि मान लेते हैं कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, और उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है। एक मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर चार्ज है निगेटिव। तो बच्चों समझिएगा, यानी कि कोई मॉलिक्यूल पॉजिटिव है, ठीक है, और कोई मॉलिक्यूल क्या है, निगेटिव है। तो यहां पर जो निगेटिव और पॉजिटिव होगा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो अपने अपोजिट पोल की तरफ आकर्षित होंगे। यानी कि ये जो पॉजिटिव है वो क्या होगा, वो यहां पर, यानी कि ये जो कैथोड है, कैथोड की तरफ आकर्षित होगा, और जो निगेटिव मॉलिक्यूल है वो कहां आकर्षित हो जाएगा, वो आकर्षित हो जाएगा एनोड की तरफ। तो बहुत ही सिंपल सी बात होती है, क्या होती है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस एक तकनीक है जिसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के टुकड़े को हम लोग सेपरेट कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, जिसमें पॉजिटिव मॉलिक्यूल कैथोड पर चले जाते हैं और नेगेटिव मॉलिक्यूल एनोड पर चले जाते हैं। ये है इलेक्ट्रोफोरेसिस का ये जो मशीन है आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जैसा कि हमने आपको बोला था कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसमें हम क्या करेंगे, तो कौन से जेल का यूज करेंगे, चलिए समझते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम जिस जेल का यूज करेंगे, एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो मॉलिक्यूल पॉजिटिव होगा वो कैथोड पर चला जाएगा, और जो मॉलिक्यूल निगेटिव होगा वो एनोड की तरफ चला जाएगा, क्योंकि आकर्षण जो होता है निगेटिव पोल की तरफ होता है, सेम पोल की तरफ आकर्षण नहीं होता है, रिपल्सन हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब अगली बात है कि यह जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम किस जेल का यूज करते हैं। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, इसमें हम दो प्रकार के जेल यूज कर सकते हैं, ठीक है, या दोनों में से कोई एक जेल यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा, इसमें हम जो जेल यूज कर रहे हैं उसमें है सबसे पहले पॉली एक्रिलामाइड या एगारोज, या तो आप पॉली एक्रिलामाइड यूज करें या तो एगारोजेल का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे खास बात यह है, इन दोनों में खास बात यह है, थोड़ा सा आप समझिएगा। पॉली एक्रिलामाइड और ये एगारोज में देखिए खास बात यही है कि जो पॉली एक्रिलामाइड है ना, उसके यूज में इसका जो यूज होगा कब होगा, जब डीएनए के टुकड़े छोटे छोटे होंगे। डीएनए के टुकड़े छोटे छोटे होंगे तब हम पॉली एक्रिलामाइड का यूज करेंगे, और जब डीएनए के टुकड़े क्या होंगे, बड़े बड़े होंगे, तो हम लोग एगारोजेल का यूज करेंगे। इसका यूज कब होगा, छोटे टुकड़े पे। छोटे टुकड़े रहने पर, ठीक है, और 11 रोज का बड़े टुकड़े रहने पर। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि पॉली एक्रिलामाइड हम कब यूज करेंगे, जब डीएनए के टुकड़े क्या होंगे, छोटे छोटे होंगे, और एगारोज जेल का यूज कब करेंगे, जब डीएनए के टुकड़े बड़े बड़े होंगे, ठीक है। चलिए, अब यहां पे खास बात ये आती है कि ये जो एगारोज जेल है, इसको हम कहां से प्राप्त करते हैं, इसका सोर्स क्या है, तो समझिए। जो एगारोज जेल है ना, इसे हम लोग प्राप्त करते हैं एगार एगार से। कहां से, एगार एगार से प्राप्त करते हैं। अब ये एगार एगार कहा क्या होता है, तो देखिए एगारो जेल को एगार एगार से निकाला जाता है, जिसे समझिएगा यहाँ पे दो सवाल है, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम। ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम क्या है, तो ये है रेड एल्गी, लाल शैवाल है जो समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। इनसे ही यहाँ पे एगारोज को, ये एगार एगार को, या जो एगारोज जेल बन रहा है उसको निकाला गया है। अब देखिए एगारोज क्या है, तो एगारोज क्या होता है, एक पाउडर के रूप में रहता है। इसको क्या किया जाता है, इसको गर्म पानी में डाल करके घोल करके उसको कूल कर लिया जाता है, तो ये जेल के जैसा बन जाता है, ठीक है। तो ये है एगारोज जेल। अब देखिए, अब क्या होता है, एगारोज जेल में हम डीएनए के टुकड़े को मिक्स कर देते हैं, और जब मिक्स कर देते हैं तो होता यही है कि वो जो एगारोज जेल है उसमें बन जाता है छिद्र, यानी कि ये अब सीविंग की तरह, यानी कि एक छाननी की तरह कार्य करते हैं, जिसमें से जो डीएनए होते हैं, डीएनए के जो टुकड़े होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, छन जाते हैं, ठीक है। तो एगारोज जेल क्या है, तो एगारोज जेल अगार अगार से निकाला गया जेल है, यानी कि पाउडर बनाया गया है, जिसे ग्रिसिलेरिया और जिलेडियम नामक समुद्री शैवाल से निकाला गया है, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब यहां पर हम कुछ और महत्वपूर्ण बातें देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगा, जब हम लोग सेपरेट करने की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे जो डीएनए के बड़े बड़े टुकड़े हैं वो एक तरफ सेपरेट हो जाएंगे, और जो डीएनए के छोटे टुकड़े हैं एक तरफ सेपरेट हो जाएंगे। जिधर डीएनए के बड़े टुकड़े होंगे उधर लार्जेस्ट बैंड बनेगा, और जिधर डीएनए के छोटे टुकड़े होंगे उधर स्मॉलेस्ट बैंड बनेगा, ठीक है। ओके, अब यहां पे बात यह है कि मान लीजिए अब डीएनए के जो टुकड़े हैं उसको हमने सेपरेट कर लिया, डीएनए के टुकड़े को सेपरेट कर लिया। तो डीएनए के टुकड़े को सेपरेट कर लिया तो उसको देखेंगे कैसे, आप किस प्रकार से पहचानेंगे कि डीएनए ही है। तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण होता है कि सेपरेशन के बाद सेपरेशन के बाद ETBR,
एथिडियम ब्रोमाइड, एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेनिंग की जाती है। स्टेनिंग की जाती, देखिए जब डीएनए के टुकड़े को हमने सेपरेट कर लिया है तब क्या करेंगे, तो सेपरेशन के बाद ईटीबीआर से हम क्या करेंगे, इसको स्टेनिंग करेंगे। और जब स्टेनिंग करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, देखिए स्टेनिंग करने के लिए क्या करेंगे, ईटीबीआर का यूज करेंगे और उसे हम लोग यूवी रे से देखेंगे। जब यूवी रे से देखेंगे तो इसका कलर कैसा दिखेगा, ऑरेंज दिखेगा, तब हम आसानी से इसे पहचान सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी कि क्या होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और ये क्या है एगारोज जेल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लोनिंग वेक्टर के बारे में कि क्लोनिंग वेक्टर आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस था वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक था जिसको हमने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।